पीपल्स पार्टी से। और एतजाज़ अहसन साहब का मैं एक चीज़ ज़रा शेयर करता जाऊँ आपके साथ कि एतजाज़ अहसन साहब बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ हाई कमान जो है पीपल्स पार्टी की, उनसे कोई इतने अच्छे कंफर्टेबल रिलेशन उनके रहे नहीं। लेकिन हो सकता है आप ठीक हो गए हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई महीना 1.5 महीना पुरानी। एनीवेज, फजलुर रहमान साहब भी हैं जी। फजलुर रहमान साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा फजलुर रहमान साहब क्यों जंप इन कर गए, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने खुद मुझे बताया था एक मरतबा कि जनाब उनके बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं आसिफ जरदारी साहब से। सो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब। चलें, हो सकता है ज़रा सियासत से हट के वो जो सारी दोस्ती यारी थी आसिफ जरदारी साहब के साथ, उसको साइड लाइन कर दिया गया हो। फजलुर रहमान साहब ने उन्होंने कहा कि ज़्यादा उहदा इंपॉर्टेंट है दोस्ती की बनस्बत। बट एनीवेज, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। आरिफ अलवी साहब बड़े कंफर्टेबल हैं अभी तक तो, और कहा यह जा रहा है जनाब कि आरिफ अलवी साहब इज गोइंग टू मेक इट, लेट्स सी। और सबसे ज़्यादा वोट जो है कहा यह जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब को मिलेंगे। फजलुर रहमान साहब को जो वोट है वो जनाब वो दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है कि मिलेंगे, और तीसरे नंबर पर जो वोटों की गिनती होगी वो एतजाज़ अहसन साहब के हिस्से में पड़ेगी जी। उसके अलावा एक इमरान खान साहब ने एक 90 डेज का एक पूरा एजेंडा सामने रखा था, जो मैं स्क्रीन पे आपके सामने दिखा भी रहा हूँ। उसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा। उसमें 35 चीज़ें ऐसी हैं जो कि 90 दिन के अंदर अंदर करनी है। अब लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड जी। 35 पॉइंट्स हैं और 90 दिन में पूरी होनी है, और 90 दिन में अगर पूरी हो जाती हैं तो फिर तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हंकी डोरी जी। लेकिन अगर 90 दिन में पूरी नहीं होती तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सब लोग इंतज़ार में है, मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो सब इस तरह जनाब क्रिटिसिज्म करेंगे इमरान खान साहब पे कि जैसे हक होता है। मैं पैनल का इंट्रोडक्शन भी कराता चलूँ जी आपको, सारी चीज़ें डिस्कस करता जाऊँगा साथ साथ। और बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त हमने डिस्कस किए थे शो से पहले राना मशहूद साहब से, और राना मशहूद साहब भरे हुए पड़े हुए इस वक्त। और राना मशहूद साहब कहते हैं जनाब कि मेरे पास ऐसी सी चीज़ें हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो लग पता जाएगा। मुस्लिम लीग नून से राना मशहूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इब्रारुल हक साहब बहुत तैयारी में आए हुए हैं जी, और इब्रारुल हक साहब कहते हैं जी कि मैं इतनी मीटिंग्स अटेंड करके आया हूँ, और सिर्फ वो उन मीटिंग में वो लोग थे जिनको ना तो कोई मिनिस्ट्री चाहिए, ना एडवाइजरी चाहिए, ना कोई रोल चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट में, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़े और एटलीस्ट चीज़ें जो है वो ट्रैक पर चल पड़ेंगी। साबिर बलोच साहब कराची से मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है इसमें हो क्या रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि आसिफ जरदारी साहब के दोस्त, फजलुर रहमान साहब कहते हैं ये बात, और एतजाज़ अहसन साहब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, तो ये चक्कर क्या है। मेरे ख्याल में राना साहब आपसे शुरू कर लूँ। बिस्मिल्लाह जी। एक की हो की रहे जी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई क्या कर रही है। एतजाज़ अहसन साहब भी खड़े में, फजलुर रहमान साहब भी, आरिफ अलवी साहब भी, होने क्या जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसका पहले बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। कौम को जब इस इलेक्शन में जा रही थी ये कौम, तो कौम से पे दर पे झूठ बोले गए। ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ ने पैसा इंडिया भेजा, अरबहा रुपया इंडिया भेजा। आज इनकी हुकूमत है, इनके 100 दिन के एजेंडे में ये भी होना चाहिए कि वो पैसा जो है उसको ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें और उसको वापस लाए। नहीं, वो उस एजेंडे के अंदर इंडिया का पैसा नहीं है, वो फॉरेन एसेट्स जो हैं उसकी ये बात करते हैं। और उसके अंदर बड़ा कन्वीनियंटली अब ये कहते हैं कि हम दुबई के अंदर जो एसेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, 2 तरह का काम चल रहा है। ये बात कर रहे हैं उन एसेट्स की, इन्होंने विच हंटिंग करनी है और इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। लेकिन एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है जिसके अंदर दुबई की प्रॉपर्टी से आगाज होगा। और सबसे पहले इमरान खान की जो बहन, एक बात बता दे, पैसा बाहर भेजा था कि नहीं भेजा था? बिल्कुल नहीं भेजा था। ये तो झूठ उस वक्त ही साबित हो गया था, और अब ये कौम इनसे एहतसाब करेगी इनके झूठों का। लेकिन आपके मियां साहब ने तो खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा था और स्टेट टीवी पे भी आके कहा था कि जनाब वो उनका पैसा बाहर गया था और वो मनी थी, दो मनी जो कि बिजनेस के लिए भेजी गई थी, तो कैसे नहीं भेजा? राणा साहब, 2 चीजें। एक, इन्होंने कहा कि पैसा मियां नवाज शरीफ ने इंडिया भेजा। मियां नवाज शरीफ साहब ने बिजनेस किया, बिजनेसमैन है, और उन्होंने जो पैसा बाहर उनका जो इन्वेस्ट हुआ, जो पैसा बाहर गया, उसका प्रॉपर मनी ट्रेल भी, और जो
पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें सजा दे दी गई है, लेकिन आज तक ये जुर्म साबित नहीं कर सके। और उसके ऊपर कोर्ट की जो जजमेंट आई जिसके अंदर कहा गया कि मियां साहब ने कोई करप्शन नहीं की, उसको नैब ने चैलेंज भी नहीं किया। और इसका मतलब है कि नैब ने मान लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन नहीं की। और मियां नवाज शरीफ, अब मैं आज आपको ये एज ए कानूनदान मैं समझता हूं कि अदालत उनको पाबंदे सलासल नहीं रख सकती। वो सितंबर में या अक्टूबर में बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और इनका सारा झूठ कौम के सामने लेकर आएंगे। इन्होंने पूरी कौम को ऐसा तो नहीं है कि मियां साहब ने बाहर, क्योंकि आपने कहा बिजनेसमैन है, सारी दुनिया जानती है बिजनेसमैन है, ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा बाहर गया था किसी और मुल्क में गया था। या होता तो ये है ना जी कि ऑफशोर कंपनीज होती है, यहाँ से दुबई गया पैसा, दुबई से आगे ऑफशोर कंपनी 1 2 3 4 5 6 10, और वो ऐसे ट्रेवल करता रहता है, और वो ट्रेवल करता करता इंडिया चला गया हो। बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर जेआईटी भी इस पूरा मनी ट्रेल को देखें। पनामा में तो मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं था। आज मैं पीटीआई की हुकूमत को कहता हूं कि 436 लोग जिनका नाम पनामा के अंदर था, उनकी तहकीक अब क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसके खिलाफ फौरी तौर पर एक कमीशन बनाते और उन लोगों का कच्चा छट्टा कौम के सामने लेकर आते? हम लेकर आने लगे। सब कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है ना। अब देखिए इमरान खान साहब इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं। आपने जो गलत गाड़ियां खरीदी हुई थी, एक्सेस गाड़ियां खरीदी हुई थी, उनकी ऑक्शन कराने जा रहे हैं इमरान खान साहब। और ये भी कौम से एक झूठ है। क्या ये मतलब मेरे झूठ है? ये आज के अखबार के अंदर ये इश्तिहार आप देखें, इन्होंने 102 जो गाड़ियां बेचने जा रहे हैं और जो कौम को बार बार कहा कि वजीर आजम हाउस में अय्याशी, इसमें सिर्फ 4 गाड़ियां 2016 की खरीदी हुई, 4 गाड़ियां जो अपना बीएमडब्ल्यूज और 4 गाड़ियां मर्सिडीज 2016 में, टोटल 8 गाड़ियां। बाकी गाड़ियां 1987 की, 1986 की, 1990 की, 1995 की। आप कौम को धोखा दे रहे हैं कि 8 गाड़ियां आप लग्जरी बेचकर, और तस्वीर आप लगा रहे हैं उन्हीं मर्सिडीजों की, जो बाकी 22 गाड़ियां जो आप कहते रहे कौम को कि जी 36 गाड़ियां खड़ी हैं बीएमडब्ल्यू, 36 गाड़ियां मर्सिडीज खड़ी हैं, किधर है वो? किधर है? कौम के साथ आप झूठी बोलते जाएंगे। कभी आप 55 रुपए का हेलीकॉप्टर चला देते हैं, कभी आप कौम को ये इन लग्जरी गाड़ियों के पीछे लगा देते हैं। जो करने वाला काम है वो आप करते नहीं है। आपके मिनिस्टर लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं, उनको सड़कों पे चपेड़े मार रहे हैं। आपके पुरानी बातें राना साहब, पुरानी बातें नहीं, अभी तो महीना नहीं हुआ, अभी तो महीना नहीं हुआ। ऐसे छोड़े ना, और थोड़ा सा हाथ हल्का रखे, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे पीटीआई को, पीटीआई की गवर्नमेंट को। इन्होंने हमें 90 दिन तो गुजारने दें इनको। सर अभी 90 दिन से पहले जब इलेक्शन पिटीशनें जो फाइल हुई हुई है ना, 67 हल्के जब खुलने हैं, 10 हल्के खुले। 67 क्या पिटीशनें फाइल करने जा रहे हैं आप? फाइल हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। 10 हल्के खुले, 10 के 10 का रिकाउंटिंग में रिजल्ट चेंज हुआ। ये इलेक्शन कमीशन की जो है कारकर्दगी है। 10 हल्के खुले, 10 के 10 का मैंने तो नहीं रिजल्ट। बनाया था ना, इमरान खान ने तो नहीं बनाया था ना, या पीटीआई ने तो नहीं बनाया था ना, आपने और ऑपोजिशन ने मिलकर बनाया था। तो ये जब 2013 में जब हम यही बात कहते थे तो उसके ऊपर ये हमें, उसके बाद हमें ये इल्जाम देते थे। और इनका तो विजन ये है कि 11 दिन के अंदर इनके हाथ पैर फूल गए और माफिया मांग रहे हैं कि हमें 90 दिन और दे दो, 90 दिन तक हमें ना पूछो। 90 दिन तक तो बड़ा कुछ खुलना है। इतनी चीजें कर रहे हैं, थोड़ा सा सांस लेने दे पीटीआई की गवर्नमेंट को। इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनी है ऊपर जनाब, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सर पे है, अभी तो कैबिनेट्स बन रही हैं, अभी आराम से सेटल डाउन हो रहे हैं वो लोग। आपको क्यों इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? इकोनॉमिक टास्क फोर्स जो है, इसमें आधे लोग वो हैं जो मुशर्रफ के साथ काम करते रहे, आधे लोग वो हैं जो जरदारी साहब के साथ भी काम करते रहे, कई लोग वो हैं जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते रहे। और हुकूमत, ये वो हुकूमत है जो हर वक्त ख्वातीन के हकूक की बात करती थी। इतनी इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स में एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये इनका विजन है, इनका विजन हर जगह पर नाकाम है। इन्होंने कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन, जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन बनती है, वो भी किसी को नहीं दी। और ये बात, इनसे आप बातें जितनी मर्जी सुन लें, इनके पास इब्रार साहब को कहते हैं, वो बताएंगे। इब्रार साहब, आप बहुत अहम मीटिंग एक अटेंड करके आ रहे हैं और सिर्फ आप चाह ये रहे हैं कि थोड़ा से चीजें ट्रैक पे चढ़ जाए, छोटी छोटी चीजें जो कि डायरेक्टली जिससे मासिक जो है उसको उनको रिलीफ मिलेगा। और आप क्या कहते हैं जनाब? ये तो इकोनॉमिक टास्क फोर्स पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गाड़ियों पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी जो ऑक्शन हो रही है ऊपर कह रहे हैं जनाब 67 इलेक्शन पिटीशन जो है ये लोग फाइल करने जा रहे हैं। सो वेयर डू यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना साहब के मेरे दोस्त भी हैं बड़े,
पॉलिटिकल ताल्लुक के अलावा भी एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ज़ाती ताल्लुक भी है। इनसे मैं अफसोस भी करना चाहता हूँ किस चीज़ का? PMLN के हारने का। अच्छा। और कौम को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये अच्छे आदमी हैं, किसी अच्छी पार्टी में होते तो शायद, कौन सी पार्टी है? अच्छा बोलने वाला। आप क्या ऑफर कर रहे हैं इनको? आप इनको ऑफर कर रहे हैं PTI की? मुबशर भाई, अच्छा बोलने वाला शख्स हो ना, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी सही मुकदमे को फॉलो करे। देखें, हमारे लिए हमारा सबसे पहले मजबूत ईमान होना चाहिए, अल्लाह को जान देना, ठीक है। दूसरी, हमारा पाकिस्तान। अब अच्छा बोलना जो है ना जी, वो फिर मेरी दुआ ही होती है कि अल्लाह ऐसे लोग PTI को भी अता फरमाए। हमें अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊं कि मेरा अल्लाह जो है वो देख रहा है। अभी इन्होंने जितनी बातें की, मैं हैरान हूं कि किस तरह वो बातें इन्होंने कर ली हैं। मतलब एक एक बात को अपनी जगह, मेरे पास उसके बहुत सारे जवाबात भी सामने आ रहे हैं। यानी नीलसन और नेल्सन और सारी कंपनीज खुल गई हैं। बेटी हमारी कह रही है कि मेरी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है? और फिर उसके बाद भाई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सारी जायदादें हमारी बाहर, सारी मेरी मशीरा की, मेरी बात ठीक है, जिसकी भी चर देखें। आप कहते हैं हमें ये खाया, हमने हमसे 12 गाड़ियों की बात हुई थी, 8 गाड़ियां देखा, 8 गाड़ियां, और यार 2 गाड़ियां निकाल दो बीच में से, 10 निकाल दो। हमने तो देखा है इस गाड़ियों बेचने का मकसद है मेरे भाई इस VIP कल्चर का खात्मा। वो जो इंटरनेशनल टूर्स पे 40-40, 70-70 लोग साथ जाते थे, वो ठीक है, उससे पैसे बचेंगे। इमरान खान साहब का जबरदस्त एक विजन है, लेकिन उसका एक और बड़ा फायदा यह है, अवाम तक ये पैगाम पहुंचेगा कि अवाम हम आपके साथ खड़े हैं, आपके टैक्स के पैसे के साथ जाती नहीं होने देंगे हम। उससे फिर अवाम के अंदर इत्मीनान पैदा होगा। वो टैक्स देंगे जो अभी नहीं देते, वो कहते हैं पैसे तो लौट के खा जाने ने नवाज शरीफ ने, फायदा किसी टैक्स नहीं देने। और अगर कई लोग गलत भी करते हैं और टैक्स ना देने का बहाना बनाते हैं, तो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा फिर मुबशर साहब, फिर हम वो टैक्स उनसे जबरदस्ती इंशाल्लाह लेंगे और खुद भी देंगे। और उन्होंने एहतसाब का अमल, उन्होंने सादगी का अमल भी अपने घर से शुरू किया यार। अच्छा, ये तो बताए ना, शानो शौकत अच्छा को चले एक बात तो बताए ना, अभी जरा उस पे आ जाए ना। अब राणा साहब कह रहे हैं 10 हल्के बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, 10 हल्के खोलने, मुझे बात सुनिए, 67 आपने कह दिया 10 हल्के। मेरे भाई, हमने 4 हल्के खोलने के लिए कहा था और हमारा दिल नहीं चाहता था। हमारा 4 हल्के किस तरह, मतलब कितने दिन के धरने के बाद, मेरी बात सुने। और नहीं सर, नहीं, और नहीं, मुझे पहले तो जवाब मुझे ये दें कि हमें उसके लिए धरना देना, फिर आपको हम धरना देना, 1.5 साल आपका धरना करवाते आपसे, आपको घर से दूर कर देते अपने बच्चों से, आप अपना पैसा भी लगाते, अपना सारा कुछ लगाते, उधर दिन रात उधर मेहनत करते, फिर जाके खोलते 4 हल्के। और मेरे लीडर ने आज इनसे ये कहा कि आप हुक्म करें, उन्होंने कहा कौन सा हल्का खोलने बताएं। तो अदालत में जाके आप झूठ बोलते हैं, आप एक जगह पे खड़े होकर दिल में सर। अच्छा, अब एक सुन लें। नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट, मैं आपकी बात के दरमियान नहीं बोल रहा। बोलिए, एक मेरी बात सुन। और आप मुबशर साहब, आप कहते हैं 100 दिन का टारगेट है, तो हम जनाब उसके बाद तोपें निकाल लेनी है। यार ये पाकिस्तान आपका नहीं है, ये नून लीग वालों का नहीं है पाकिस्तान, या मीडिया का नहीं है पाकिस्तान। अगर एक बंदे ने अपने लिए बड़ा टारगेट रखा है कि मैंने ये टारगेट रखा, मैंने 300 रन बनाने हैं, हो सकता है वो 300 रन ना बना सके यार, उसने किस लिए अपने पाकिस्तान के लिए टारगेट बनाया। आप कम से कम ट्रैक तो ले आना, आप लोग मदद करें उसकी बजाय इसके क्या हम फेल करना है किसी तरीके ना। नहीं, फेल क्यों करना है? देखें उसकी कोई नाजायज फरोशी करनी, ना पैसा कमाना है उसने, उसको शौक कोई नहीं है, ना उसने अपने सगे भाई को MPA बनाना है, ना उसने अपने भतीजे को वजीर बनाना है, ना उसने अपनी बेटी को पार्टी का कुछ, उसका आगे पीछे जो भी है उसका हम ही है सारे, हम पाकिस्तानी उसके सारे सिपाही हैं सारे, हम क्यों उसके साथ लगे हुए हैं? मुझे तो सारी पार्टीज की तरफ से ऑफर्स थी ना यार। तो मैं समझता हूं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी होता है इखलाकी प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसका तो जवाब दे देना सबका पाकिस्तान। इब्रार साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद वापस आता हूं, साबिर बलोच साहब के पास भी चलेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात भी करेंगे, लेकिन मैं उसके बाद जरा इसका भी जवाब दे देता। वो कह रहे हैं कि जितनी चीजें आप लोग कर रहे हैं और जितने लोग, साबिर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब इब्रार उल हक साहब, राना मशहूद साहब। और इब्रार उल हक साहब जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें, आप सिर्फ मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें। राना मशहूद साहब कह रहे हैं कि जनाब जो लोग आपके साथ इस वक्त हैं, या तो मुशर्रफ साहब के साथ थे या वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन, गुजारिश ये है, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपके पास है ही नहीं। एक बंदा है उसको जहाज उड़ाना आता है, जब जरदारी साहब ने उसको कहना ना जहाज में बैठ के चलो भाई इसको न्यूयॉर्क ले जाओ, तो पायलट का काम जहाज उड़ाना, वो उसको न्यूयॉर्क ले जाएगा।
जब इमरान खान उसको कहेगा यार इसको तुमने पाकिस्तान लेके जाना है, तो वो जहाज का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ेगा। एक एक्सपर्ट है, बड़ा एग्जांपल देता है वैसे, उसका इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। एक चाकू से आप किसी की गर्दन भी उतार सकते हैं, सेब भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो गुजारिश ये है कि अच्छे लोग हमें चाहिए। हम ये नहीं कहते, मैं तो ये भी कहता हूं कि पीपल्स पार्टी में भी, दीगर पार्टीज में भी ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो बड़े जबरदस्त हैं, जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। ओके फाइन, चलो मैं जरा थोड़ा सा साबिर बलोच साहब के पास चलूं, बड़ी देर से मैंने उनको बिठाया हुआ। साबिर बलोच साहब, मुझे बताइए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या हो रहा है? और फजल रहमान साहब तो कह रहे थे जनाब के वो तो दोस्त रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के, और आसिफ जरदारी साहब ने यानी कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे साहब को पिच किया हुआ है वहां पे। ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग? बात यह कि देखें, सदर का ओहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक आईनी ओहदा है। अच्छा, ये कोई एग्जीक्यूटिव ओहदा तो है ही नहीं। जाहिर है कि अगर हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं या जो हमारे क़यादत है सबकी, नून की हो चाहे इमरान खान की पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी हो, पार्टियों के क़यादत को, उनको उनकी क़यादत की जो उस वक्त उनकी वो सामने आती है बात, उनकी कायदाना सलाहियत की बात उस वक्त सामने आती है कि व्हेन दे पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अच्छा, अब बात यह है कि देखें, नून ने तो एक शहबाज शरीफ साहब ने और नून लीग ने, उन्होंने तो एक तमाशा कर दिया। उन्होंने तो एक पता नहीं इस मुल्क में एक जो है ना एक किस्म का पॉलिटिकल इंतशार फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात नून लीग की है, लेकिन उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं लाया, उन्होंने अपनी बात नहीं की, और उन्होंने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर भी नहीं किया मौलाना साहब को। और मौलाना साहब को पता नहीं किसने मशवरा दिया कि जी कि आप बीच में आ जाएं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अलवी साहब एक डेंटिस्ट हैं, इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। उसको आइन और कानून का मैं नहीं कहता उसको पता नहीं है, उसको जरूर पता होगा, लेकिन अलवी साहब पे मैं एक बात करना चाहूंगा। साबिर बलोच साहब, एक अलवी साहब पे मैं एक कमेंट देना चाहूंगा। ठीक है, वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड से कि जो लोग पीएचडीज हैं, डॉक्टर्स हैं, अपनी अपनी किसी न किसी फील्ड। नॉर्वे का सदर एक फनकार है, ड्रामा आर्टिस्ट है। एग्जैक्टली, साहब नॉर्वे का जो सदर है, हाँ। वो मैं उनसे मुलाकात भी मेरी उनसे हुई है, वो फनकार हैं, बल्कि वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स जो है सदर को वो फॉलो करनी चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करनी चाहिए, और उसको वो करती हैं रिक्वायरमेंट्स को। वो आप कुछ कहने जा रहे थे, राना मशहूद साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे। बात ये है कि जी मुझे एक बहुत बड़ा शदीद एतराज इस पूरे इलेक्शन में है, और वो ये है कि इस इलेक्शन से बाहर निकले ना, आगे चले ना। नहीं, अभी चलता हूं ना, लेकिन वो जो इब्रार साहब ने बात की कि जी अल्लाह को हाजिर नाजिर, हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा गो हैं, हमारा भी ईमान का हिस्सा है, और मैं अजर ईमान समझता हूं कि इस मुल्क के लिए अगर कोई सिंसियर क़यादत है, जितना मैंने काम किया, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और वक्त बताएगा जो बंदा जिसने पाकिस्तान, ये कौम तौबा तौबा करेगी इमरान खान साहब के ऊपर, वो वक्त आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। मियां नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एटमी कुवत बनाया था। मियां नवाज शरीफ, इनको तो बात है, ये इनको चैलेंजेस नहीं है, झूठ है, लोगों को गुमराह ना करें। मैं खुद गवाह हूं, मैं गवाह हूं का जिसने वो बटन दबाया था, छोड़े ना, को आप टीवी पे ला के बिठाएं, किसी का क्रेडिट जो है ना किसी और को देने की कोशिश ना करें। उसको फोन किया, राना साहब इसके ऊपर मैं पूरी बात करूंगा। इब्रार साहब की बात सुन ले, मेरे से सुनिएगा, मेरी आप सुन ले। अब मैंने आपको नहीं काटा की बात, मैं आपको नहीं काटा, मेरी बात एटमी साइंसदान ने मुझे नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा, ये लोग बार बार कहते हैं ना। पूरा आर्टिकल लिखा और उसने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब ना होते तो आज पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता। उनका बयान भी मौजूद है, उनका ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने माना था, ये बयान राइटिंग है, आज भी मौजूद है, वो पूछे उनसे, मॉडल टाउन वो आज भी मौजूद है, वो भी पूछे। और उसके बाद दूसरी बात आप ये देखें, उन्होंने मुझे भी कुछ बताया था। आपने नहीं देखें, दूसरी बात एक और आप देखें कि आपको तो चैलेंजेस कोई नहीं है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई, दहशतगर्दी। राना मशहूद साहब एक मिनट, ये इसी पे जरा बात पूरी कंप्लीट करने देना। उनका एक और मेरा मौक़िफ़ देख ले, उनका मौक़िफ़ एटमी ताकत बनाने का, फिर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब एटमी साइंसदान, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मेरी दोस्ती है,
और उन्होंने कहने लगा, जिस तरह वो अपने उर्दू के एक्सेंट में बोलते हैं, मैं उस तरह करूंगा तो मिमिक्री बन जाएगी, अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगे मियां नवाज शरीफ साहब इसको रोकना चाहते थे, ये फौज की तरफ से था कि ये होना चाहिए हमारा धमाका। और कहते हैं मुझे आखिरी फोन जब मैं फील्ड पे मौजूद था, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब का आया फील्ड टेलीफोन पे, उन्होंने कहा कि तुमने ये धमाका नहीं करना। और आगे से मैंने कहा हेलो हेलो सर क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, और मैंने उसमें से निकाल दिया, मैंने उसमें से वो नॉब निकाल दी। ये मैं पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूं, ये जो बार बार कहते हैं ना, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी, एक बंदे हॉर्सेस माउथ की बात कर रहा हूं मैंने बड़ी बात की, जो ये बार बार कहता है ना मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका, और जो मासूम हमारे लोग आज तक इनकी बातों में आते थे, कान खोल के वो सुन ले। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, उस एटमी साइंसदान को आज भी वो जिंदा है, अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, ये उसने मुझे बताया है। बाकी इसने उनके साथ, इन्होंने उसके साथ क्या किया, उन्होंने कहा जी कॉलम आप कहते हैं तो मैं इंटरव्यू दे देता हूं जनाब, आप ना होते तो कुछ भी नहीं होना। इनसे खौफजदा होकर दुनिया ने क्या क्या कुछ नहीं किया। राणा साहब बात ये है, आप सुन बात ये साबिर बलोच साहब भाई जी, इतना झूठ बोलना चाहिए जो बर्दाश्त किया जा सके। सर मेरी अर्ज सुने, कौम को पता है डॉक्टर कदीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उस वक्त के तमाम लोग ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। दहशतगर्दी थी, यहां पर धमाके थे, यहां पर मईशत जो है जबूहाली का शिकार थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे थे कि 2 माह में पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, हमने वहां से पाकिस्तान को खड़ा किया। लोड शेडिंग थी, यहां पर 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी, हमने वो तमाम चैलेंजेस का ना सिर्फ सामना किया, कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो हम पर इल्जाम लगाते थे कि 40 अरब डॉलर ले लिए, 40 अरब डॉलर ले लिए, उससे ज्यादा हमने वापस किए। ये मेरे जवाब दीजिएगा, ये अब जवाब आपने ऐसे किए, अब सुनने दे, अब इब्रार की बात सुनने दे। मैं फिर साबिर साहब जी, साबिर साहब मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज कर लेता हूं कि आप जो है ना, आप लोगों ने क्यों उस गरीब को, मौलाना साहब को जो है ना एक फॉल्स होप में रखा हुआ है। फजल रहमान साहब जो है ना, वो मेरी समझ में नहीं आता वो क्यों नून लीग वालों ने रखा है। साबिर साहब वो उस शख्स को खुद भी ख्याल होना चाहिए कि वो 2 जगहों पे इलेक्शन हार गया है, वो इतना मोतबर आदमी है, वो एक आलिम दीन है, वो एक रिनाउंड पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ इस बात पे जो है ना वो आके वो यानी पीपल्स पार्टी की वो लेना चाहता है कि वो हमारे लीडर साहब का जो है ना आसिफ अली खान का दोस्त है। नून लीग वालों ने आसरा दिया हुआ मौलाना फजल रहमान साहब को। जी बिल्कुल, इनका जवाब मैं दूंगा, वरना वो अपना कैंडिडेट लाते, वरना वो अपना कैंडिडेट लाते। आपने आसरा दिया हुआ फजल रहमान साहब को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। मौलाना साहब को भी हम मेरिट करते रहते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि जी मेरिट की बात हो, चाहे इमरान खान हो या चाहे फजल रहमान हो मौलाना साहब, या चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो, इन सब को अपने गरिबान में देखे, खुदा को आज़र नाज़िर जान के इस बात को देख लें कि इनके जो कैंडिडेट उन लोगों ने जो लाए हैं, इनमें मेरिट पे कौन फिट आता है, इनमें who's the person who's fit for this job। वो भी पाकिस्तानी है, वो भी आपका भाई है, मुख्तलिफ जमातें होती हैं, टॉलरेंस होती है, जो शख्स बेहतर है उसको ले आए। साहब को बोलूं जवाब दे दे इसका। देखें इसके अंदर बात बहुत क्लियर है कि जिस वक्त स्पीकर के इलेक्शन के देखे ना आपने देखे ना मशहूर साहब, आपने बंदा कोई नहीं खड़ा किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना, बिल्कुल किया, कौन सा किया है? देखें जॉइंट अपोजिशन आप वो साबिर बलोच साहब कह रहे हैं कि आपने जनाब आसरा दिया हुआ है मौलाना फजल रहमान को। नहीं, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान अपोजिशन का हिस्सा है, उनकी जमात अपोजिशन का हिस्सा है, और हमारा विजन है वो ये है कि हम एक मजबूत अपोजिशन और एक मुत्तहिदा अपोजिशन लेकर चलते। यही वजह थी कि स्पीकर के इलेक्शन पर हमने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, और जब पीपल्स पार्टी के वोट देने की बारी हमको आई, उस वक्त कोई ये नहीं हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त कैंडिडेट बनाया गया था। कैंडिडेट शहबाज शरीफ पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, इनको भी मालूम था, इन्होंने खुद वोट ले लिया, और इसके बाद इन्होंने अपोजिशन के अंदर डिवीजन पैदा की। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया, और उसके बाद जब हमारे से पूछे बगैर अपोजिशन का काम यह होता है कि बैठते मुशावरत करते कि सदर का कैंडिडेट लेकर आना है, किसको लेकर आना है, इन्होंने यकतरफा तौर पर कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया। इस तरह काम नहीं चलता। मसला सिर्फ इतना सा है कि इस वक्त ये तमाम अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन के फ्रंट को सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। हमने तमाम बाकी जमातों को इकट्ठा किया। वो कैसे? उनकी मुशावरत के साथ। साहब की बात तो सुने।
आपके सामने है कि तमाम अपोजिशन जमातें जो असेंबली में मौजूद हैं, आपने किससे मुशावरत की? आपने किससे मुशावरत करके आपने जो है ये कैंडिडेट दिए? हमने आपसे मुशावरत की और उनकी मुशावरत के साथ हमने नहीं, बिल्कुल आपने बात नहीं की। आपने हमसे बात करने से पहले जो है एतजाज अहसन साहब को कैंडिडेट अनाउंस कर दिया और बकौल खुर्शीद शाह साहब यार वो तो आप बात सुने भाई, आप कभी कहते हैं कि जी वो तो करने से पहले आपने कहा कभी जाके माफी मांगे, मिलके खेलना चाह रहे थे, से जेल में मिले, ये क्या बात कर रहे हैं? वो भांडा फूट गया। अच्छा, मैं समझता हूँ सारी बात मौलाना साहब इनके कैंडिडेट जो है वो बड़े आपने खुद कहा था कि जनाब वो जाके हम मानेंगे उसको, हम उसको मानेंगे, वो जाके माफी मांगे, वो जाके जेल में नवाज शरीफ से मिले। देखो इस तरह तो नहीं होता है। अब राइट पर्सन को राइट जॉब पे होना चाहिए। अब इब्रार साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, इब्रार साहब जो है ना वो इज अ गुड म्यूजिशियन। मेरी बात सुनिए। अब अगर आप उसको डेंटिस्ट बनाएंगे तो जाहिर है वो दांत के साथ उस तरह करेगा जो तबले और हारमोनियम के साथ और गिटार के साथ करेगा। देखो ना, अब वो उसका काम वो तो नहीं है। अच्छा, अब अलवी साहब का काम वो नहीं है। इस तरह तो जरदारी साहब को सिनेमा चलाना चाहिए ना, फिर जरदारी साहब को तो फिर सिनेमा चलाना चाहिए भाई, सिनेमा चलाना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, वो सदर कैसे रहे? देखो आप मुझे उस तरफ लेके जाएंगे तो मेरे पास उस तरह का बड़ा जखीरा मौजूद है। नहीं, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब मेरे से बड़ा प्यार करते हैं वो। आपके शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई भाई? कुछ नहीं कहा जरदारी साहब ने, जरदारी साहब एक प्रोग्राम के तहत, यार लिसन टू मी इमरान, मुझे बताएं, लिसन टू मी प्लीज। क्या वो फिल्म में एक्टिंग की उन्होंने? गुजारिश ये है कि जो मौलाना साहब है ना, मैं समझता हूँ नून लीग के मयार पे पूरा उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने 14 अगस्त को मनाने से इनकार कर दिया था। जिस तरह आप 14 अगस्त मनाने से इनकार किया था। नहीं, हमने कभी इनकार नहीं किया। अगस्त 2014 को आपने इनकार किया था, रिकॉर्ड उठा के देखिए। पाकिस्तान जो जिस बंदे ने तोड़ा था उस बंदे को इन्होंने हीरो कह दिया। उसके बाद खुदा की कसम जो थोड़ी बहुत रहती सहती इज्जत थी ना मेरे दिल से, तो वो भी चली। मैं सोच नहीं सकता था कभी मियां साहब ये कहेंगे कि वो बंदा जो जिसने पाकिस्तान को तोड़ा था वो मेरा हीरो है और उसके साथ ज्यादती हुई है। तो मतलब मैं हैरान हूं कि आप जैसे लोग आज भी इस पार्टी में क्यों हैं। इन्होंने कहा चैलेंजेस बहुत थे हमारी, जब इनको चैलेंजेस कोई नहीं थे भाईजान। जो इन्होंने हुकूमत दी है हमें, उस वक्त जब इनको मिली थी 11,000 करोड़ का मकरूज था, आज इन्होंने पाकिस्तान 27,000 करोड़ का मकरूज करके हमारे हाथ में पकड़ा दिया है। हर बात झूठ करनी चाहिए। मैं एक ये बात चल रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं यूएनओ में नहीं जाऊंगा, कौम का टाइम जाया नहीं करूंगा। मेरी जो रिपोर्ट है वो इसलिए नहीं जाएंगे कि वहां की अदालतों में जो उनके खिलाफ फैसले आए हुए हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट पे जो है वो आएगी, वो अमेरिका नहीं जाएंगे। साबिर साहब लास्ट कमेंट जी। पीपल्स पार्टी को आप छोड़ दें, उसकी लीडरशिप को आप खुदा के वास्ते एक तरफ पे रख के, वो लोग और टाइप के लोग हैं, आप लोग और टाइप के लोग हो। सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहें कि जनाब ये गाड़ियों की जो बात की आपने, अभी मैंने सुना था, ये आपका काम नहीं है वजीर आजम साहब। ये आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक पूल है जिसका एक 17 ग्रेड का एक अफसर उसका हेड होता है, उसको कह दे कि यहाँ पे जितनी गाड़ियां हैं जो कटारे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इनको आप नीलाम कर दें। अब 8 गाड़ियों के नीलाम करने से आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर तो नहीं कर सकते ना। उसके जरिए पैगाम देना था अवामुल नास को कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ बगावत करते हैं, सादगी अपनाते हैं ताकि कौम को फिर देखते हैं 90 दिन बाद क्या होता है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।